हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या नीर क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है, फीमेल सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के लिए हम ये सेशन लेके आए थे जहाँ पे हम 500 प्लस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कुछ एमसीक्यूज़ के, कहाँ तक हमारे कवर हुए थे, 72 तक। आज हम स्टार्ट करेंगे 73rd क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश ए सेकुलर स्टेट मीनिंग। अभी सेकुलर वर्ड पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था जब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट किया। इसको कब ऐड किया था? बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। अभी सेकुलर स्टेट इंडिया की है, हमें पता है, बट सेकुलर स्टेट होने का मतलब क्या है? ऑप्शन देखते हैं। पहला, द स्टेट ट्रीट्स ऑल द रिलीजन्स इक्वली। ये ऑप्शन सही है। हमारी कंट्री में, इंडिया में, क्या हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है? ठीक है, रिलीजन के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज़ अलाउड टू ऑल द पीपल। इसका क्या मतलब है? हर किसी को ये पूरा राइट दिया गया है कि वो अपने मर्जी से किसी रिलीजन में फेथ रख सकता है, उसको प्रोपोगेट कर सकता है, उसको फॉलो कर सकता है। बट अगर किसी रिलीजन में फेथ रखना हमारा राइट है, तो ये हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम दूसरे के धर्म के सेंटिमेंट को हर्ट ना करें। ठीक है, आर्टिकल 25 में भी बात की गई है इसकी। नेक्स्ट आता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विदाउट एक्सेप्शन आर फ्री टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस, स्कूल्स, ट्यूटोरियल्स, उनको ये राइट है कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, धार्मिक चीज़ों को प्रचार कर सके, धार्मिक बातों का प्रचार कर सके। तो दिस इज़ नॉट ट्रू। सिर्फ रिलीजियस इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जैसे मुस्लिम्स में मदरसा होता है, हिंदुओं में गुरुकुल होता है, सिर्फ उन जगहों पे धार्मिक चीज़ों का प्रचार कर सकते हैं। बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं कर सकते। ऑप्शन 3 गलत है। इन्होंने पूछा कौन सा है, राइट कौन कौन से हैं? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। नेक्स्ट है, द स्टेट मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था आर्टिकल 16 के बारे में। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, रिलीजन के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। एक बार ऑप्शन देखते हैं, थर्ड एलिमिनेट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1, 2 एंड 4, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस क्या थे? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में किसने रखे थे? जे.एल. नेहरू ने। इसमें माइनॉरिटीज़ की बात की थी, उनके बेटरमेंट की बात की थी, और यही रेजोल्यूशंस आगे जाके इन्होंने किसका बेस बनाया? हमारे प्रियम्बल का। ऑप्शन में आते हैं, अभी हमने डिस्कस किया ये, इट वाज मूव्ड बाय जे.एल. नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इट कॉल्ड फॉर जस्ट राइट्स फॉर माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ किस में बात की गई थी? माइनॉरिटी में कौन कौन आते हैं? बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस, उन सब के बारे में। नेक्स्ट, इट फॉर्म द बेसिस फॉर चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया कि इन्होंने किसका बेस बनाया था? प्रियम्बल का, ना कि फंडामेंटल राइट्स का। नेक्स्ट है, इट कॉल्ड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सोशलिस्ट एंड सेकुलर पॉलिटी। ये वर्ड भी बाद में ऐड हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के। यहाँ पे किसकी बात हुई थी? इंडिया बीइंग ए रिपब्लिक एंड इंडिपेंडेंट कंट्री, ये स्टेट। ऑप्शन पे आते हैं, कौन सा सही होगा? सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द यूनियन टेरिटरी हैविंग 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इज। अब कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसमें 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? चंडीगढ़ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। दिल्ली की क्या है? हिंदी और इंग्लिश। पुडुचेरी की क्या है? तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच और इंग्लिश। सो कौन सी ऐसी यूटी है जिसकी 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? पुडुचेरी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की भी एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, मलयालम। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? ये आप ट्राई करना आंसर करने का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, देयर इज़ ए वट पार्टी सिस्टम इन यूएसए। सो यूएसए में कौन सा पार्टी सिस्टम है? 2। ठीक है, दो दो पार्टीज़ यहाँ रहती हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन सा सिस्टम है? मल्टी पार्टी सिस्टम। हो गया, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्कोप फॉर जुडिशियल रिव्यू इज़ नॉट अवेलेबल अंडर द यूनिटरी सिस्टम बिकॉज। अभी जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, इसके बारे में भी हमने पहले डिस्कस किया था। जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी की वो पावर है जिसके थ्रू वो गवर्नमेंट का कोई भी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव एक्शन रिव्यू कर सकते हैं, उसकी वैलिडिटी, उसकी लीगलिटी चेक कर सकते हैं कि क्या ये प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बना है या कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्रिंज करता है या उसके अगेंस्ट कोई इसमें लॉ इनेक्ट किया हुआ है। एक यूनिटरी गवर्नमेंट में जुडिशल रिव्यू की फैसिलिटी क्यों अवेलेबल नहीं होती? क्योंकि यूनिटरी गवर्नमेंट या यूनिटरी सिस्टम वो है जहाँ पे सारी पावर्स किसके पास होती हैं? यूनियन के पास। ऑप्शन देखते हैं, पहला ही ऑप्शन सही है, इसलिए क्योंकि ऑल पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सारी पावर किसके पास होती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जुडिशरी इतनी एक्टिव नहीं होती, ना इतनी पावरफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस आर क्लासिफाइड एज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ। अब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड या फ्लेक्सिबल किस बेस पे कहा जाता है? डिपेंड करता है कि हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को कितना इजीली अमेंड कर सकते हैं। अगर उनको अमेंड करना, जैसे यूएसए में अमेंड करना डिफ़िकल्ट है, तो वो कौन सी होती है? रिजिड। और अगर वो इजीली सिंपल प्रोसीजर से अमेंड हो सकती है, तब उसको हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल। तो किस बात पे डिपेंड करता है ये, उसका रिजिड या फ्लेक्सिबल होना? द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, किस तरह से हम उसको अमेंड कर सकते हैं, उसमें कोई चेंज ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लीगल एडवाइज़र टू ए स्टेट गवर्नमेंट इज़ नोन एज। जो ये लीगल एडवाइज़र होते हैं, जो लीगल मैटर में गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं स्टेट लेवल पे, उनको हम क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल। और ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, ये कौन से लेवल पे होते हैं? सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट के लीगल एडवाइज़र होते हैं और अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के लीगल एडवाइज़र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द गवर्नर इज़ द व्हाट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन द स्टेट। अब बीच में ये फिल इन द ब्लैंक्स है। पूछा क्या यहाँ पे कि गवर्नर यूनिवर्सिटीज़ के क्या रहते हैं, किस पोस्ट पे? पहले हमने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था कि जो जो पर्सन वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे होगा वो साथ में क्या होगा? राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा। सेम उसी तरह से एक स्टेट गवर्नमेंट में जो पर्सन गवर्नर की पोस्ट पे होता है वो उस स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ का क्या होता है? चांसलर। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द गवर्नर होल्ड द ऑफिस फॉर डैश ईयर्स फ्रॉम द डे, यहाँ पे डेट हो, फ्रॉम द डेट ऑफ एजम्पशन ऑफ ऑफिस। अबे गवर्नर का टेन्योर कितने साल का रहता है? 5 ईयर्स का, बट सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 5। ठीक है, 5 साल का इनका टेन्योर होता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा, ऑल इंडिया सर्विस है। एंड द इंडियन पुलिस सर्विस, ये भी क्या है? एक ऑल इंडिया सर्विस है। हैव बीन क्रिएटेड बाय, अभी हमने डिस्कस किया था ना आर्टिकल 312 के बारे में। सो कौन क्रिएट कर सकता है इनको? पार्लियामेंट। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ए प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इन ए प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट द मिनिस्टर्स आर आंसरेबल ओनली टू। अब यहाँ पे बात हो रही है प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट की। तो इस तरह की गवर्नमेंट में हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। हमारे केस में, हमारे इंडिया में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कौन सी है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। और हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे मिनिस्टर्स किसको आंसरेबल होते हैं? प्रेसिडेंट को। ठीक है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर होते हैं वो किसको आंसरेबल होते हैं? लोकसभा को। वहाँ पे बात आती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। चलो उसको आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द राइट टू डिसॉल्व द राज्यसभा रेस्ट विद, जो ये राज्यसभा को डिसॉल्व करने का राइट है वो किसके पास होता है? पहले तो हम ये समझते हैं, हमने 2 हाउसेस पढ़े थे पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है अपने टेन्योर से पहले भी, लेकिन जो राज्यसभा है ये डिसॉल्व नहीं होती। तो सही आंसर क्या होगा? नन ऑफ देम। ठीक है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती। डी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डुअल सिटीजनशिप इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी डुअल सिटीजनशिप होती क्या है? एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, आप इंडिया में रहते हो और इंडिया में अगर डुअल सिटीजनशिप होती, यहाँ पे तो सिंगल सिटीजनशिप है, अगर डुअल सिटीजनशिप होती तो आप एक तो इंडिया के सिटीज़न होते, दूसरा जिस स्टेट में आप रिजाइड करते हो, जिस स्टेट में आप रहते हो, आप उस स्टेट के भी पर्टिकुलर सिटीज़न होते। ये मतलब होता है डुअल सिटीजनशिप का। तो ये कौन सी गवर्नमेंट का फीचर है? फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये सोच सकते हो कि इंडिया में भी तो फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, फिर यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप क्यों?
सो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्वाजी फेडरल है, वो पूरी तरह से फेडरल नहीं है, वो क्वाजी फेडरल है विद सम यूनिटरी फीचर्स। और जो ये सिंगल सिटीजनशिप है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यूनिटरी फीचर कैरी करता है, ठीक है, जैसे इंडिया में। नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर रिटेन्स हिज पोस्ट एज लॉन्ग एज ही इंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ। तो एक स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर कब तक अपना टेन्योर इंजॉय करता है, जब तक वो किसका कॉन्फिडेंस इंजॉय करे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। द डेट उनके खिलाफ या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, उनकी पोस्ट उसी दिन ख़त्म हो जाएगी। सो जब तक उनका कॉन्फिडेंस है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, जब तक वो मेजोरिटी इंजॉय कर रहे हैं तब तक ही उनकी पोस्ट रहेगी। सेम केस होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कब तक इंजॉय करेंगे, जब तक उनकी मेजोरिटी है लोकसभा में, ठीक है। ये स्टेट की बात थी और वो सेंटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डैश ऑफ द स्टेट। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। इसके अलावा इनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आता हेड ऑफ, यहाँ पे स्टेट पूछा है ना, अगर हेड ऑफ गवर्नमेंट पूछा होता तो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ। सो प्राइम मिनिस्टर किसके लीडर होते हैं, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी पार्लियामेंट में या लोकसभा में पर्टिकुलरली, उस पार्टी के क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी लोकसभा में, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये पहले प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ, ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर से टर्म अडॉप्ट किया या ड्राइव किया। इसका मतलब होता है कि कोई भी ऑफिस तब तक रहेगा जब तक हेड उसको रहने देगा, और हेड के पास ये पावर होती है कि वो उस ऑफिस को टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। सो दो हमारे इंडिया में ऐसी पोस्ट हैं जो अपना टेन्योर इंजॉय करती हैं जब तक प्लेजर रहेगा प्रेसिडेंट का। कौन कौन से, एक तो स्टेट के गवर्नर और दूसरे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट इन डैश द पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट। पहले ही इम्पीचमेंट क्या होती है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट से निकालना, उनको उनके ऑफिस से बाहर निकालना, उस स्पेसिफिक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं सिर्फ वही वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए। पहले हमने इलेक्शन के बारे में पढ़ा था, प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती कैसे है, यहाँ पे बात हो रही है इम्पीचमेंट के। सो ये पावर सिर्फ किसके पास है, यूनियन पार्लियामेंट के पास। यही जो लोकसभा और हाँ, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं सिर्फ यही वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यूनिटरी स्टेट इज़ वन इन विच, अभी हमने पढ़ा एक यूनिटरी स्टेट कौन सी होती है, एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है, जहाँ पे जितनी भी पावर है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड रहती है, सेंटर के पास या यूनियन के पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल द अथॉरिटी वेस्ट विद द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन। अभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या सिंपली जिसको हम PIL कहते हैं, ये क्या है, बेसिकली ये जुडिशरी का वो प्रोसेस है या ये वो फैसिलिटी है जिसमें हम लीगल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं अनप्रेजेंटेड ग्रुप्स को। एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज़ आप हो, आप अपने इन्वायरमेंट में अपनी लोकेलिटी में कोई ऐसा ग्रुप देखते हो जब आपको समझ आती है कि इनके राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, ठीक है, इनके साथ कोई इनके प्रॉपर इनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं या कोई भी इनके साथ इलीगल काम हो रहा है और वो अवेयर नहीं है कि कैसे उनको हेल्प मिल सकती है, तो आप उनके बिहाफ पे जाके किसी भी कोर्ट में पेटिशन फाइल कर सकते हो। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था ये, कहाँ से हमने बोरो किया है, USA से, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे क्वेश्चंस की, पॉलिटी के बाद हम कोई और दूसरा सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। एंड स्टे अपडेटेड, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।